हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट की है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन की जर्नी, जो एसवाई बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ना। इस इन्वेस्टमेंट के फंक्शन में हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट हैं जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। हमने क्या देखा था, नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री। जब हम कंट्री के पूरे स्टॉक में जो नेट ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ रियल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री, उसको हमने क्या कहा बच्चों, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम इंड्यूस करते हैं बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को टू इन्वेस्ट मोर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट की डिमांड को बढ़ाएं। यही इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मेन फंक्शन है ना। इसके दो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला हमने क्या देखा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, हम कितना प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो हमने देखा। सेकंड था रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल। और उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने देखा। आज हम देख रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्टली आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे डिमांडेड होता है फॉर 10 मार्क्स, और वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दो जो हमारे फैक्टर्स थे, डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें पहला फैक्टर था एमएसी यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करो, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था। ये पूरा पार्ट आज हमारा रिवीजन होने वाला है बच्चों। तो चलो रिवीजन सीखते हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो ना। जब हम बात करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये नथिंग बट इट इज़ जस्ट लाइक द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों याद है, हमने एफवाई बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग, उसमें हमने एक मेथड देखा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इट इज़ सिमिलर टू द जेएम कीन्स का जो मेथड है, दैट इज़ हमारा जो कंसेप्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो हम ज़्यादातर जब हम कैपिटल असेट्स के साथ यूटिलाइज करते हैं। अब स्पेशली जब एक कोई भी बिजनेसमैन कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्टिविटी में या प्रोडक्शन में वो करता है, तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले वो क्या देखता है कि उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, यानी मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, उसमें से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी मिलेगी। अगर वो मेरा रेट ऑफ रिटर्न यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा, अगर हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ जो हम लोग रिटर्न हम लोग अर्न करेंगे, वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम बात करते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर है, एक्सीड है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मशीनरी की एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है, ओके। और उस 5 ईयर्स में जो हमारे पास कैश इनफ्लो हमें मिलेगा, वो भी हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब इस तरह की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल करते हैं, तो जेएम कीन्स कहता है उसका हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वो डिस्काउंटेड वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो फिर हम कंसिडर करते हैं कि उसकी जो डिस्काउंटेड रेट है और हमारी जो सप्लाई प्राइस है, दोनों इक्वल है। जैसे हमने कहा था नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। याद आया, 0। तब हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में देखा था। आज वही फंडा हम ओरिजिनल थियरी दैट इज़ गिवन बाय जेएम कीन्स वही करने जा रहे हैं। क्योंकि उस समय हमने क्या देखा था बच्चों, जस्ट मैंने जैसे सिंपली मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको और याद होगा तो मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि सपोज़ हम लोग किसी इन्वेस्टमेंट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, हम लोग 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ओके बच्चों, अब फर्स्ट ईयर हमें जो मिल रहा है वो 25,000 हमें मिल रहा है, सेकंड ईयर जो है वो हमें 20,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर जो है वो सपोज हमें 15,000 हमें मिल रहा है। ऐसे हमने अज्यूम किया था। अब जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर 25,000, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 15,000, तो पे बैक पीरियड मेथड से हमने देखा था 2 ईयर और 4 मंथ्स में हमारा 50,000 वापस आ रहा है। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे थे, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे थे और उसमें से जो कॉस्ट था और इनिशियल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर रहे थे। अगर वो हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, कैपिटल हमें कितनी रिटर्न दे रहा है, कितने रेट से हमें प्रॉफिट अर्न करने मिल रहा है। अगर वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जैसे मैंने कहा या सपोज 10% है, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैं पे कर रही हूँ 1%, तो मेरा यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर है, यानी आई एम गेटिंग मोर, मुझे 2% ज़्यादा मिल रहा है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन हो तो अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है, यानी हम लोग जो मिल रहा है वो है 10%, ओके, लेकिन हम जो बोरोड कैपिटल है वहाँ पे कर रहे हैं 12% एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ऐसा है तो देखो 2% मुझे ज़्यादा, तो क्या ये बेटर होगा इन्वेस्ट करना? नहीं, इससे अच्छा है मैं सिक्योरिटीज़ में, मार्केट में इन्वेस्ट करूं, कम से कम उधर से मुझे 12% तो मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से मुझे सिर्फ 10% मिल रहा है, लेकिन अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहाँ पे मुझे 12% मिल रहा है। तो इस तरह की कंपैरिजन को हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है बच्चों। तो लेट्स सी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। Marginal efficiency of capital means expected rate of profits from investment. हमें इन्वेस्टमेंट से कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा, 10%, 12%, 15%, ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, किसमें, इन न्यू कैपिटल एसेट। हम जो भी कैपिटल एसेट हैं, स्पेशली मशीनरी में हम कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम अलग अंदाज में भी कहते हैं। देखो दोनों में से कोई भी आप एक डेफिनेशन लर्न करना, मैंने 2 डेफिनेशन अपने नोट्स में भी दिए। पहला, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपिटल एसेट, बहुत इजी है बच्चों। या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये क्या है, एक रेशो है। रेशो किसके बीच में, 2 चीज़ों के बीच में, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी इनकम, फ्यूचर में जो मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल असेट जो हमें मिलेगा, एंड देयर सप्लाई प्राइस। जब हम कहते हैं ये सप्लाई प्राइस ये क्या है, हम उसको बहुत इजीली हम करने वाले, ये टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एज पर जेएम कीन्स क्या कहता है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो हमें इनकम मिलेगी फ्रॉम एडिशनल असेट, जो मैंने एक्स्ट्रा मशीनरी इंस्टॉल की, वहाँ से मुझे एवरी ईयर जो मेरा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी है वहाँ से मुझे कितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्यूचर में मुझे इनकम मिलेगा, और उसकी सप्लाई प्राइस यानी उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा, यानी जब वो मशीनरी जो स्क्रैप हो जाएगी, जब मुझे न्यू मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो उसका सप्लाई प्राइस क्या होगा। इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन देखते हैं, रेशो देखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी वो मशीनरी मुझे इतना इनफ्लो दे पाएगी कि उसी में से मैं न्यू मशीनरी जो है वो इजीली परचेज कर सकूं, उसी के प्रॉफिट में से मैं न्यू मशीनरी परचेज कर सकूं, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ अ रेशो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स ऑफ एडिशनल असेट एंड इट्स सप्लाई प्राइस। ओके बच्चों, अच्छा अब इसके डिटर्मिनेंट्स देखो, यही 2 डिटर्मिनेंट हैं। पहला क्या है आपका, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एसेट यानी क्या कहा हमने, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड यानी जो इनकम मिल रही है, ये हमारा पहला फैक्टर है। डिटर्मिनेंट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के दो डिटर्मिनेंट है। पहला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एसेट, जिसको हमने इन शॉर्ट क्या कहा, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड यानी कितना हमें फ्यूचर में इनफ्लो उस मशीनरी में से मिलेगा, कितना रेवेन्यू हम अर्न करेंगे एवरी ईयर फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट मशीन। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एसेट यानी प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। तो क्या कहते हैं इसका डेफिनेशन, इट मीन्स द टोटल नेट रिटर्न्स, हमें कितने रिटर्न्स हमें मिलेंगे एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू कैपिटल असेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। यानी जो मशीनरी है, जैसे मैंने अभी अभी कहा, जो मशीनरी हमने जो परचेज किया या इंस्टॉल किया उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी, और उस मशीनरी में से एवरी ईयर हम कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे। यानी इट मीन्स टोटल नेट रिटर्न्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू कैपिटल असेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब देखो, जैसे से फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया, उसमें मैंने दिखाया कि सपोज़ मैं 50,000 एक मशीनरी में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, चलो अब उसकी फार्मूला को हम दिखाते हैं। जैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस यानी सी, और उसके डिस्काउंटेड प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, डिस्काउंटेड यानी जो मुझे हर साल रेवेन्यू मिलेगा। अब देखो, पहले साल रेवेन्यू मिलेगा R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर रेज टू 1। दूसरे साल जो मुझे रेवेन्यू मिलेगा R2, उस पे 1 प्लस आर का स्क्वायर। ओके, ये सेकंड ईयर। थर्ड ईयर जो है वो R3 अपॉन 1 प्लस आर का क्यूब। ऐसे फॉर्मूला बढ़ती जाएगी जब तक सपोज अगर वो 10 साल चलेगी तो RN अपॉन 1 प्लस आर का रेस्ट n, कितने साल भी चले। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कितने साल का लिया बच्चों, मैंने सिर्फ 3 साल का एग्जाम्पल लिया, से फॉर एग्जाम्पल, और मैं वही एग्जाम्पल पहले रिपीट कर रही हूँ। बाद में जो आपके SY BCom के बुक में जो एग्जाम्पल है और मैंने नोट्स में भी दिया है, सेम आई विल रिपीट इट। पहले हम जनरली ले रहे हैं, जो मैंने FY में एग्जाम्पल आपको सिखाया था वही पॉलिश करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा ये टॉपिक कोई न्यू नहीं है, इट्स अ कंप्लीट रिविजन ऑफ FY BCom का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके बच्चों, तो देखो मैंने 50,000 जो था वो इन्वेस्ट किया। 50,000 में मुझे फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा था, 25,000। सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा था, 20,000। थर्ड ईयर में कितना मिल रहा था, 15,000। ओके, अब ये मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन बिजनेसमैन कहता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज के डेट में मैं 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करो। अब डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला था, बराबर। अब से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालें 1 प्लस आर। अब 1 प्लस आर में 10% अगर डाल रही हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1.1 से डिवाइड होगा, और उसमें प्लस करेंगे 20,000 जो सेकेंड ईयर के बाद आएगा, तो 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा बच्चों, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.21 से। ओके, फिर उसमें प्लस करेंगे जो मुझे तीसरे साल के बाद 15,000 मिलेंगे, तो 1.1 का क्यूब, 1.1 का क्यूब यानी क्या निकाला था हमने उस समय, 1.331। याद आया बच्चों, देखो पूरा फ्लैशबैक में चले गए। तो चलो हम निकालते हैं। अब जब 25,000 को आप 1.1 से डिवाइड करो कितना मिलेगा, 22,727, यही हमने निकाला था। फिर आप 20,000 उसको 1.21 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा बच्चों, 16,529। ओके, फिर आप थर्ड है 15,000, उसको 1.331 से आप डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 11,270। ओके, इन सबको हमने ऐड किया था। जब ऐड किया था तो मिला था 50,526। याद आया, ये प्लस में हमें पॉजिटिव NPV मिला था। फिर हमने 11% के हिसाब से हमने उनका वैल्यू निकाला था, और उसके बाद मैंने फार्मूला यूज़ किया था। याद है हमने फार्मूला किया था, दैट इज़ हमने जो लोअर लेवल पे लिया था, प्लस न्यूमरेटर में जो पॉजिटिव NPV
यानी ये जो 50,526, और उसके नीचे हमने लिया था डिफरेंस बिटवीन टू कैश इनफ्लो, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैश इनफ्लो, और उसको मैंने मल्टीप्लाइड किया था हायर माइनस लोअर। ऐसे करके देखा था तो यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला था, दैट इज़ मुझे मिला था यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें मिला था 10.66%। ये 10.66% इज नथिंग बट इट इज़ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी मेरा कैपिटल जो है, मेरा मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने जो इन्वेस्ट किया वो मुझे इन 3 सालों में जो रिटर्न दे रहा है वो 10% से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 526 ज़्यादा अमाउंट आया था। मैंने इन्वेस्ट किया था 50,000, आज उसका डिस्काउंटेड वैल्यू मैंने निकाला तो वो थोड़ा 50,000 से ज़्यादा था, यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा, आपकी सप्लाई प्राइस ज़्यादा, आपकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव यील्ड को मैंने डिस्काउंट किया 10% के हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया। अब ये बच्चों एग्जाम्पल कौन सा करवाया, जो मैंने FY में कराया था। अब आपको SY में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेना। अब SY में मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो SY में हमने सिंपल एग्जाम्पल क्या लिखा है, लेट्स सी। अब SY में मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल क्या दिया है, जो आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। जैसे सप्लाई प्राइस जो है, सपोज से फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी में इन्वेस्ट किया 3,000, मैंने 3,000 जो है वो मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, और जो मशीनरी की एक्सपेक्टेड लाइफ है वो है 2 ईयर, 2 साल, ओके 2 साल है, और फर्स्ट ईयर मुझे मिल रहा है 1100, ओके, और सेकंड ईयर मुझे जो मिल रहा है दैट इज़ 2,420। बुक का ही प्रॉब्लम दे रही हूँ बच्चों। अब फर्स्ट ईयर मुझे वो मशीनरी जो है वो कैश इनफ्लो जो है, यानी प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, देखो प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, टर्मिनोलॉजी से नहीं डरना है, कंसेप्ट से नहीं डरना है, उन्होंने सिर्फ टर्म्स को थोड़ा स्पेशल बोला है। प्रॉस्पेक्टिव यील्ड यानी फ्यूचर का इनफ्लो, जो हमें कैश इनफ्लो मिल रहा है वो है हमारी इनकम। तो हमारा यही रेशो है, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल असेट और उसकी सप्लाई प्राइस। हमारी सप्लाई प्राइस क्या थी 3,000, पहले साल उस मशीनरी ने कितना दिया 1100। अब सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही, यानी 1.1 से आप डिवाइड करो 1100 को, तो बच्चों कितना आएगा देखना, 1000 आएगा, ओके। और 2,420 जो मुझे सेकेंड ईयर के बाद मिला, इसको आप 1.1 का स्क्वायर, यानी आप किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 1.21, इससे डिवाइड करके देखोगे तो ये 2000 आएगा। अब देखो आपकी जो कॉस्ट थी यानी सप्लाई प्राइस थी कितनी थी 3000, वो 3000 इन दोनों साल के आए हुए कैश इनफ्लो यानी प्रॉस्पेक्टिव यील्ड का डिस्काउंटेड वैल्यू जो मैंने आज की डेट पे निकाला, दोनों इक्वल हो गया 3000 इक्वल हो गया, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना हो गया बच्चों 10%, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने फाइंड आउट कर लिया। यानी मैंने जो अपने कैपिटल में 3000 इन्वेस्ट किया उसने 10% के हिसाब से मुझे रिटर्न दिया, तो ये है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पूरा रिविजन किया, अब हम थोड़ा थियरी कवर करते हैं। देखो पहले हमने क्या देखा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मुझे इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हमने कहा यहाँ 10% प्रॉफिट हमें मिला, और हमें क्या है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, हमने और में क्या कहा, इट इज़ अ रेशो, किसके बीच में रेशो है, बिटवीन द प्रॉस्पेक्टिव यील्ड यानी फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ एडिशनल असेट और उसका सप्लाई प्राइस। अब इस मार्जिनल एफिशिएंसी के दो हमारे डिटर्मिनेंट यानी फैक्टर्स हैं। पहला फर्स्ट हमने क्या कहा, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल असेट्स यानी प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, फ्यूचर यील्ड। इट मीन्स द टोटल नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू कैपिटल असेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। और सेकेंड क्या है, सप्लाई प्राइस यानी रिप्लेसमेंट, मुझे इतना वहाँ से मिलना चाहिए कि आज की डेट में जो उसकी कॉस्ट है 3000 उसके हिसाब से मैं उसको रिप्लेसमेंट
कर सकूं, मुझे इतना मिलना चाहिए। तो सप्लाई प्राइस यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसे हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब हमने पूरा डिस्कस किया, इसको जेएम कीन्स ने एक अलग अंदाज में भी कहा। जेएम कीन्स का कहना है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट। हम डिस्काउंट कर रहे हैं, देखो मैंने एक साल के बाद 1100 है तो आज उसकी वैल्यू क्या है 1000। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 2420 है तो आज उसकी वैल्यू क्या है 2000। तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को क्या करते हैं, इसके सप्लाई प्राइस के इक्वल देखो दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को बैलेंस कर दिया। तो ये हमें दिखाता है अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी फ्यूचर का कैश इनफ्लो इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो हमारे मशीनरी की, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की आज के डेट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। ये है जेएम कीन्स का कहना। क्लियर बच्चों? अब देखो ये है सब फीचर्स जो हमें इस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में दिखाई देते हैं। और वो क्या फीचर्स हैं? जब हम देखते हैं पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये वेरी करता है डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ? प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी इनकम बढ़ेगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। अब सपोज यहाँ पे अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो बट नेचुरल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वो भी जो रेट होगा वो भी ज़्यादा बड़ा आएगा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ये फीचर्स में हैं जो मैंने आपको स्पेशली दिया है, क्योंकि यहाँ से स्पेशली आपको दिखाई देते हैं एमसीक्यूज, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के थियरी में से आपसे पूछा जाता है और ये जनरली आता है। जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड के साथ उसका कैसा रिलेशन है? दैट इज़ डायरेक्ट। हाँ, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी का अगर हम वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसके साथ फिर इन्वर्स रिलेशन है। कैसे कर रहे हैं हम उसको भी। सेकंड है अ चेंज इन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अगर हमारी फ्यूचर इनकम में कुछ चेंज आया, बदलाव आया, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को, यानी उसको वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर जैसे हमने देखा कि फ्यूचर की इनकम बढ़ी तो मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर वो कम हो गई तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने कहा उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट है अ चेंज इन द सप्लाई प्राइस। अगर हमारे सप्लाई प्राइस में चेंज आ गया कि फ्यूचर में 2 ईयर के बाद जब हम मशीनरी को रिप्लेस करेंगे तब हमें 3000 नहीं 4000 चाहिए, 5000 चाहिए। अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से उसकी प्राइस बदल गई, अ चेंज इन द सप्लाई प्राइस, फिर वो इन्वर्सली अफेक्ट करेगी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को, तो वो इफ़ेक्ट करती है इन्वर्सली। तो उस समय हमारे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो हमारे इस एफिशिएंसी लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ा, यानी 10% नहीं 12%, 15% ऐसे बढ़ा, इफ़ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड इंक्रीजेस, अगर हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ा तो हमने क्या कहा? MSC भी बढ़ेगा, बराबर। इफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस, इफ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड इंक्रीजेस एंड सप्लाई प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ये भी हमें दिखाई देगा, अगर आपका सप्लाई प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अगर आपका ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी एवरी ईयर वो बढ़ रहा है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। अब इसका एक और भी देखो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा इफ सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट इंक्रीज। अगर ये बढ़ा तो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस होगा। अभी हमने क्या कहा कि वो उसको इस साथ इन्वर्सली अफेक्टेड है।
अगर ये बढ़ा सप्लाई प्राइस तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस इफ द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट इंक्रीज। लेकिन जो हमारे प्रॉस्पेक्टिव यील्ड है ये सेम है, लेकिन अगर हमारी सप्लाई प्राइस बढ़ गई तो बट नेचुरल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस इट। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों, एक हम शेड्यूल से हम इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। लेट्स सी, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो शेड्यूल है जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स जितने भी हैं असेट्स हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड जब हम लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एमएससी का, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का स्केड्यूल। क्या है बच्चों ये, when the marginal efficiency of capital of all type of different capital assets उसका हम कंसिडर करते हैं during a given period of time तो उसे हम क्या कहते हैं, marginal efficiency of capital का शेड्यूल। अब देखो वो कैसे है, एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, ओके। अब फर्स्ट मैं दिखा रही हूँ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट कितने में दिखाएंगे, रुपीज़ में, ओके। दूसरी तरफ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस में दिखा रहे हैं, परसेंटेज में दिखा रहे हैं। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो जेएम कीन्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि से फॉर एग्जांपल जब हम इन्वेस्ट करते हैं 25,000, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो मैं बुक का ही ले रही हूँ, सपोज 25,000 अगर मैं किसी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना है, 15%। अब वही इन्वेस्टमेंट जब मैं बढ़ा रही हूँ 50,000, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट करने से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, फॉल होगा। अब ऐसा क्यों, उसने दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ही सिंपली मैंने जब आपकी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया 75,000 तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रिड्यूस हो गया 10%। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है सपोज इट बिकम्स 1 लाख, मैंने 1 लाख तक किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो 8% हो गया। अब देखो एक छोटा सा टेबल मैंने लिया, अब इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आप इन पर्टिकुलर असेट्स कैपिटल असेट में इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल एफिशिएंसी जो है ऑफ कैपिटल इट इज़ गो ऑन रिड्यूसिंग, फॉल हो रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप इन्वेस्टमेंट 25,000 से 50,000, 75,000, 1 लाख आपका बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों, इसकी वजह से हमें ये जो बिहेवियर है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में दिखाई देता है। वो इसके लिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और हमारी जो प्रॉस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल असेट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ प्रॉस्पेक्टिव यील्ड यानी फ्यूचर कैश इनफ्लो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपने देखा आपकी हायर रेट ऑफ रिटर्न को देख के, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को देख के दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में एंट्री कर जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो जो कैश इनफ्लो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिशिंग रेट पे दिखाई देती है, यानी हमारे कैपिटल असेट्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। अब प्रोडक्टिविटी जब रिड्यूस होने लगेगी यानी कॉस्ट तो वही है, और सम टाइम हम देखते हैं कि अदर फैक्टर्स की कॉस्ट इनइलास्टिक है लेकिन प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है तो मार्जिनल एफिशिएंसी को भी वो रिड्यूस कर देती है। एक दूसरा फैक्टर भी दिखाई देता है, वो ये कि जैसे हमने देखा एज द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने ज़्यादा किया तो हम देखते हैं कि जो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट है सबने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया तो जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उनकी जो सप्लाई प्राइस है वो बढ़ने लगती है, यानी रिप्लेसमेंट, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी तो उसकी प्राइस जो है वो भी बढ़ गई। यानी जब प्राइस बढ़ जाती है यानी एडिशनल कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल असेट यानी सप्लाई प्राइस ऑफ दैट असेट इट हैज़ बीन इंक्रीज,
यानी उस समय हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल किस पे ऑपरेट करने लगी है, दैट इज़ ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न। अभी हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो गए, यानी कॉस्ट बढ़ने लगी। जब कॉस्ट बढ़ने लगती है तो प्रॉफिट मार्जिन विल कम डाउन, वो नीचे दिखाई देता है। तो इसके लिए जनरली आपको सिंपल में लिखना है कि एज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, जेएम कीन्स का क्या कहना है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज गो ऑन डिमिनिशिंग, और वो दिखाई देता है इन द डायग्राम। लेट्स सी, डायग्राम में भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं बच्चों, यहाँ पे दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके बच्चों, और यहाँ पे हम दिखाते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का परसेंटेज, ओके। अब यहाँ पे ये परसेंटेज मैंने लगभग 15 तक लिया है, तो से फॉर एग्जांपल ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं इस तरह से ले रही हूँ, जैसे ये सब मैंने इजीली लिया है। यहाँ पे 25K मैंने यहाँ पे लिया, 25K, यहाँ पे लिया 50K, यहाँ पे लिया 75K और यहाँ पे लिया मैंने 100K, ओके। यहाँ पे दिखा दिया 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख। अब देखो 1 बाय 1 हम प्लॉट करते हैं। जब आपकी इन्वेस्टमेंट 25,000 थी, उस लेवल पे आपने क्या देखा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 था यहाँ पे। तो फर्स्ट आपको इस लेवल पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला, ओके। 15% पे हमारा 25K जो था ये हमारा पहला हमारा पॉइंट मिला। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वाज 15%। फिर जब 50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट था तो हमारी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थी वो फॉल हो गई, वो रिड्यूस हो गई। कब हो गई, जब 50K जो था वो हमारा इन्वेस्टमेंट था। ये सेकंड पॉइंट हमें मिला। जब आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ी, दैट इज़ 75,000, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 10%। तो ये 10% पे हमें 75K जो है 75,000, ये थर्ड पॉइंट मिला। देखो आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। और जब 1 लाख था तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, 8% और रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हमें फोर्थ पॉइंट ये मिला। अब आप इन सब पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे बच्चों तो यू विल सी दैट ये हमें कौन सा मिलेगा, ये है MEC कर्व, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व। ये कैसा दिखाई देता है, नेगेटिव स्लोप, यानी स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई दिया। तो पहला MSC कर्व जो है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, इसके लिए इसका स्लोप कौन सा है बच्चों, इट हैज़ नेगेटिव स्लोप। तो इस तरह से हम इस टेबल में यानी एक स्केड्यूल लेके उसकी एक्सप्लेनेशन, टेबल का एक्सप्लेनेशन तो बच्चों आप इजीली लिख सकते हो। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, एज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। फिर आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, डायरेक्टली डाउनवर्ड जो है वो दिखा दो। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व ये भी कैसे जा रहा है बच्चों, स्लोपिंग डाउनवर्ड। अच्छा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है बच्चों, इनवर्स। और क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है इसके लिए MSC कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। तो कुछ भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, देखो कितना आप इजीली बता सकते हो। और मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल लिया। कैसे लिया कि एक ही मशीनरी है 3000, उसमें फर्स्ट ईयर मुझे कितना मिल रहा है 1100, यानी 10% के हिसाब से आज उसकी वैल्यू कितना है, डिस्काउंटेड वैल्यू 1000। सेकेंड ईयर के बाद मुझे कितना मिल रहा है 2420, तो आज उसकी वैल्यू क्या है 2000। इसके लिए हमारे जेएम कीन्स ने क्या कहा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट which make the present value of prospective yield यानी future cash inflow is equal to its supply price, जो उसके सप्लाई प्राइस के इक्वल कर देता है। यानी हमने फार्मूला क्या बोली बच्चों, हमने फार्मूला बोला C यानी हमारा क्या हो गया, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू हमारी फार्मूला।
फॉर्मूला हमने क्या कहा, अगर हमारे फर्स्ट ईयर का रिटर्न है यानी कैश इनफ्लो प्रॉस्पेक्टिव यील्ड तो 1 प्लस आर, अगर वो सेकेंड ईयर का है तो R2 तो 1 प्लस आर का स्क्वायर, अगर वो थर्ड ईयर का है R3 1 प्लस आर का क्यूब। ऐसे जितने भी साल हो, 5 ईयर 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर जितना भी है, से फॉर एग्जाम्पल n ईयर तो 1 प्लस आर का n, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन से यही क्वेश्चन आपसे 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। बाकी जो फर्स्ट पार्ट में किया था वो ज़्यादातर आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या वो कहेगा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो कंप्लीट रिवीजन था किसका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.